लार्ज कैप मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। एक लार्ज कैप एनबीएफसी कंपनी है ये। बट देखेंगे कि क्या इस कंपनी में अभी भी ये पोटेंशियल है कि यहाँ से ये स्टॉक मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर कर सकता है क्या। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। साथ ही इस कंपनी ने रिसेंटली अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। एक बार उस रिजल्ट को भी देखेंगे कि नंबर्स कैसे रहे हैं इस एनबीएफसी के, एंड देन हम ओवरऑल ये डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। बजाज फाइनेंस का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें, तो वैसे तो ये एक एनबीएफसी है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, जो इन्होंने अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया है, क्रिएट किया है, वो एक बैंक की तरह क्रिएट किया है इन्होंने ओवर द ईयर्स। जैसे जनरली अगर आप किसी भी एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल देखोगे, तो उनका काम ये होता है कि जिन जगहों पे एंड जिन कस्टमर्स को एक बैंक टारगेट नहीं कर पाता, एक बैंक उनकी नीड्स को कैटर नहीं कर पाता, सो यूजुअली एनबीएफसी उन जगहों पे उन तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करके उन्हें लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बैंक के टारगेटेड कस्टमर्स को समझें, तो बैंक का टारगेट कस्टमर होते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज। सो ये एक बैंक के टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं। विज अविज एनबीएफसीज के टारगेट कस्टमर्स कौन से होते हैं? जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, जो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे उन जगहों पे यूजुअली एनबीएफसीज के टारगेट कस्टमर्स होते हैं। एंड इस तरीके से अगर हम इसको समझें, तो ऑब्वियसली जो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है कंपेयर टू बैंक, बिकॉज बैंक केटर कर रहा है उन तरीके के कस्टमर्स को जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके पास यूजुअली इनकम जो है उनकी स्टेबल होती है। विज अवीज एक एनबीएफसी ऐसे कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है जिनके पास कुछ ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। यूजुअली जो उनके बिल भी होते हैं वो काफ़ी कच्चे बिल होते हैं, तो उनको वेरिफिकेशन करने में लोन के टाइम में काफ़ी दिक्कत आती है। इनकम उनकी स्टेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम समझे, तो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू अ बैंक। बट बजाज फाइनेंस क्यों यहाँ पे एक यूनिक बिजनेस मॉडल है? बिकॉज एक एनबीएफसी होते हुए उन्होंने जो अपने टारगेट कस्टमर्स क्रिएट किए हैं, वो सेम उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो एक बैंक के लिए बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, इन सेगमेंट को ही बजाज फाइनेंस मेनली डील करता है। एंड इन्होंने जो स्टार्ट की थी अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था, वो सिमिलरली मेट्रो सिटीज़, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज़ में अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। देन ग्रेजुअली इन्होंने रूरल एरियाज, विलेजेस में अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपैंड किया ओवर द ईयर्स। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एचडीएफसी लिमिटेड का एग्जांपल दिया था कि वो भी एक एनबीएफसी है, बट वो काफ़ी सेफ प्ले करते हैं। उनके टारगेट कस्टमर्स सैलरीड कस्टमर्स होते हैं। ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को वो लोन नहीं देते हैं। 70% उनके सैलरीड कस्टमर्स होते हैं। एंड उनका भी टीयर 1, टीयर 2 मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंस, ज़्यादा फोकस रहता है। बजाज फाइनेंस का भी ऐसा है। बट बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्या अलग करता है कंपेयर टू एचडीएफसी लिमिटेड? एचडीएफसी लिमिटेड के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, जो कि था उनका होम लोन। होम लोन में ही वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकते थे, नए घर के लिए होम लोन दे सकते थे, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस दे सकते थे, टॉपअप लोन दे सकते थे। सिर्फ इन तरीके के लोन एचडीएफसी लिमिटेड देती थी। एक लिमिट हो गया था उनका जो प्रोडक्ट बास्केट है वो काफ़ी लिमिटेड था। एंड क्योंकि होम लोन ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा मार्जिन्स भी नहीं चार्ज कर सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई क्लास कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो जिनका सिबिल स्कोर से लेकर के इनकम वगैरह सब कुछ परफेक्ट होता है। विज़ बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्यों अलग है? बिकॉज बजाज फाइनेंस डील तो करता है उन्हीं कस्टमर्स के साथ में, सेम एचडीएफसी लिमिटेड काइंड ऑफ कस्टमर्स, बट बजाज फाइनेंस की अगर आप प्रोडक्ट बास्केट देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वेरिड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। आई मीन, अगर आप इंडिया के टॉप क्लास बैंक्स भी पकड़ोगे, तो कहीं ऐसे बैंक्स हैं जो इतने सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ही नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स को, जो बजाज फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। वो कैसे किया इन्होंने? उन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्टिंग किया था, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स होते हैं, जैसे क्रोमा है, विजय सेल्स है, ये बड़े बड़े हैं, इंक्लूडिंग जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक के रिटेलर्स होते हैं, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया ओवर द ईयर्स। एंड बिकॉज इंडिया में यूजुअली अगर आप कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जा रहे हो,
2010-2011 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट अभी भी मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो प्रेफर करती है ईएमआई के थ्रू वो किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज करे। एंड बैंक्स का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था उस टाइम पे। सो इस चीज़ को बजाज फाइनेंस ने आइडेंटिफाई किया मार्केट में एंड अपनी एक यूनिक पोजीशन वहाँ पे क्रिएट की। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स थे उनके साथ इन्होंने टाई अप किया एंड उन्हें कहा कि जितने भी आपके कस्टमर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना चाहते हैं, हम उनकी फाइनेंसिंग करेंगे। सो जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स को क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी सेल्स बढ़ गई, बिकॉज कस्टमर के पास एक ईएमआई का ऑप्शन आ गया ईजिली वाला। बजाज फाइनेंस ने उस टाइम पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देना स्टार्ट किया, जो आज बहुत ही नॉर्मल ट्रेंड हो गया है। बट बजाज फाइनेंस ने उस टाइम पे ये स्टार्ट किया नो कॉस्ट ईएमआई वाला ट्रेंड, जिससे उनकी कस्टमर एक्विजिशन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। साथ ही इस एनबीएफसी ने जो सबसे बड़ा बैकबोन रहा है इनके लिए, वो इनका डेटा टेक्नोलॉजी, एआई, एमएल जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं आज, वो इनका सबसे बड़ा बैकबोन रहा। इनके पास हर एक कस्टमर का जो डेटा था वो इन्होंने डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड एक जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस था कि बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक, वो यूजुअली क्या करते थे, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर हो गए या लॉयर हो गए, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, इनको अगर लोन चाहिए होता था तो एचडीएफसी जैसे जो बैंक थे वो इनको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। क्यों? बिकॉज ये एक प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते थे, ये सैलरीड कस्टमर्स में नहीं आते थे। सैलरीड कस्टमर्स की यूजुअली जो इनकम है वो स्टेबल मानी जाती थी, तो बैंक उनको यूजुअली हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था। बट बजाज फाइनेंस, क्योंकि उन्होंने ओवर द ईयर्स इतना बड़ा डेटाबेस क्रिएट किया था, तो उन्हें बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज थी कि इवन दो अगर कोई कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम को असेस करने की एबिलिटी जो है वो बजाज फाइनेंस के पास बहुत अच्छी थी कंपेयर टू बाकी बड़े बड़े बैंक इंडिया के। सो वहाँ पे बजाज फाइनेंस उन कस्टमर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था, बिकॉज उन्हें पता था इवन दो ये सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं, बट इनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, सो दैट हम इनको लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे वो कस्टमर बैंक के साथ ना जुड़ करके बजाज फाइनेंस के साथ जुड़ता था। इससे एक और एडवांटेज होता था कि इनका डेटाबेस में एक और नया कस्टमर क्रिएट हो जाता था। एंड ओवर द ईयर्स, बिकॉज इन्हें पता था कि अगर हमें बैंक को बीट करना है तो हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना होगा। तो सपोज अगर कोई कस्टमर टीवी बाय करके आया है या कोई फ्रिज बाय करके इनके साथ ऐड हुआ है, उस कस्टमर्स को इनको बहुत अच्छे से पता था कि आगे चल के क्रेडिट कार्ड पिच किया जा सकता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पिच किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिच किए जा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पिच किए जा सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट पिच किए जा सकते हैं। सो मल्टीपल पर्सनल लोन ऑफर किया जा सकता है, ओवरड्राफ्ट लोन ऑफर किया जा सकता है, बिजनेस लोन ऑफर किया जा सकता है, होम लोन ऑफर किया जा सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट लोन ऑफर किया जा सकता है अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है। सो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत बड़ा प्रोडक्ट बुके क्रिएट किया। एंड बहुत ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं इंडिया में लिटरली जो इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स को, वो प्रोडक्ट बजाज फाइनेंस ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, और वो भी कम रेट पे जिस पे बैंक ऑफर करता है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा इस एनबीएफसी के पास में। एंड उससे इनकी जो ग्रोथ एक्विजिशन थी कस्टमर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। एंड आज बजाज फाइनेंस जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा क्रॉस सेल करने वाली कंपनी है, बिकॉज एक ही कस्टमर को ये 4, 5, 6 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाती है। क्योंकि कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट तो एक ही बार लगेगी आपकी, बट अगर आप उस कस्टमर को 4, 5 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अलग अलग, तो सेम कस्टमर से आप जहाँ पहले 100 रुपये कमा रहे थे, सेम कस्टमर से आप 400-500 रुपये कमा सकते हो। सो ओवर द ईयर हुआ क्या कि बजाज फाइनेंस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ती गई, क्योंकि कॉस्ट तो उनकी ओवरऑल वही थी, बट सेम कस्टमर अब आपके पास 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, 3 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, 4 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। एंड इनका हर 3 से 4 साल में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी का, तो यूजुअली हर 3-4 साल में ये कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो डबल कर देती है। 3 से 3.5-4 साल में इनका प्रॉफिट डबल हो जाता है। लोन ग्रोथ में भी डबल होना हो, बट प्रॉफिट डबल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती गई इनकी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम है, बट मैं सेम कस्टमर को 4-5 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और उसको और बढ़ाता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि Q2 में इस एनबीएफसी की कैसी परफॉर्मेंस रही।
सो रिज़ल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी 33% के आसपास की ग्रोथ दी है इन्होंने अपने लोन बुक में। 2,90,000 करोड़ का लोन बुक है, 2,90,000 करोड़ का लोन बुक है बजाज फाइनेंस का। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिप आया है इनके, एसेट क्वालिटी और अच्छे से इम्प्रूव हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 28-29% के आसपास है। सो अगर Q2 के नंबर्स भी हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस कंपनी का। गाइडेंस इन्होंने और इम्प्रूव कर दी है अपनी। पहले इनका गाइडेंस था कि 29 से 31% के आसपास की लोन ग्रोथ ये टारगेट कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर 24 में, बट अब इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस जो है वो 31 से 33% के आसपास कर दी है FY24 के लिए। सो ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये 31 से 33% की ग्रोथ का इम्पैक्ट जो है वो इनके प्रॉफिट ग्रोथ पे भी पड़ेगा। एंड अगेन 7.5 करोड़ का कस्टमर फ्रेंचाइज है बजाज फाइनेंस के पास, जो टोटल कस्टमर्स हैं वो 7.5 करोड़ के आसपास है। इतने बड़े बेस होने के बावजूद इस कंपनी ने इस क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के अंदर लगभग 35 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए हैं। एंड ये 35 लाख नए कस्टमर, सपोज कोई EMI से आया होगा, कोई क्रेडिट कार्ड से आया होगा, कोई पर्सनल लोन से आया होगा, सो कोई एक प्रोडक्ट से इन्होंने उस कस्टमर को एक्वायर किया है, बट आगे चल के अगेन वो 35 लाख कस्टमर्स इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले कस्टमर्स बनेंगे, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर से इनके पैट पे पड़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ पे पड़ेगा। सो यही इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से इनकी एसेट क्वालिटी भी अगर आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे कोविड हो, GST हो, जो भी इशू रहा हो इकॉनमी में, इनका एसेट क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं रहा है एक NBFC होने के बावजूद। बड़े बड़े बैंक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन बैंकों का। ऑफकोर्स पिछले 3-4 साल में तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो इन बैंकों की एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है, फ्लक्चुएट रही है जब इकॉनमी ख़राब रही है। बट बजाज फाइनेंस ने अपनी एसेट क्वालिटी को एक NBFC होने के बावजूद ओवर द ईयर्स मेंटेन करके रखा है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने, हमने डिस्कस किया, बढ़ा दिया है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, जो हमारा डिस्कशन था कि क्या इस NBFC में अभी भी वो पोटेंशियल है कि यहाँ से ये मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर कर सकता है ये स्टॉक। सो अगर आप करेंटली बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक देखोगे तो वो 9 के आसपास है, और एवरेज भी अगर हम देखें तो इनका प्राइस टू बुक 9 के आसपास ही रहा है। बट एंड ये जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू बुक इनको 9 का मिला है, अगर हम इसको कंपेयर करें पूरी NBFC की इंडस्ट्री से, तो पूरी NBFC का जो एवरेज प्राइस टू बुक है वो 3 से 4 के आसपास है। कुछ एक दो ऐसी NBFC है जिनका प्राइस टू बुक 5 है, वरना नॉर्मली सबका 2, 3, 4 के आसपास है। यानी इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे भी डबल से भी ज़्यादा वैल्यूएशन इस टाइम बजाज फाइनेंस को मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है। क्यों है ये हाई वैल्यूड, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है इसको? ऑब्वियसली बिजनेस परफॉर्मेंस तो है ही, बट उसके पीछे एक और रीज़न है। बजाज फाइनेंस जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है, यानी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनमें आती है ये कंपनी। अब निफ्टी 50 में अगर आप एनालाइज करोगे तो ऑलमोस्ट 49 कंपनीज जो हैं उनमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका ग्रोथ 30% तो हम छोड़ दें, 25% भी नहीं है, 25 इवन 20% भी बहुत हार्डली एक दो कंपनी है जिनका 20% कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट है। तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस इकलौती ऐसी कंपनी है जो 30% से ज़्यादा ग्रोथ दे रही है, या ऑलमोस्ट 30% दे रही है, और वो ग्रोथ स्टेबल है। चाहे इकॉनमी में जो मर्जी फ्लक्चुएशन हो, वो ग्रोथ स्टेबल रही है ओवर द ईयर्स। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया एक बजाज फाइनेंस के लिए विज़ाविज़ जो बाकी की 49 कंपनीज हैं उनके बीच में। सो हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस की है कि मार्केट में हर कोई इन्वेस्टर उन कंपनीज की तरफ जाना चाहता है जो ज़्यादा ग्रोथ देती है, जो स्टेबली ज़्यादा ग्रोथ देती है, बिकॉज सबको क्या चाहिए, पैसा अपना ग्रो करना है अच्छे रेट पे। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम FD को छोड़ करके मार्केट में आए हैं पैसा लगाने, इतना रिस्क ले रहे हैं। तो सबको यही चाहिए कि कोई अगर बड़ी कंपनी मुझे मिल जाए जो इतनी अच्छी ग्रोथ दे रही हो और स्टेबल हो, तो ऑब्वियसली मैं बाकी कंपनीज को छोड़ के तो उसी कंपनी के पास जाऊँगा। ये रीज़न है कि स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। एंड सपोज अगर कोई म्यूचुअल फंड भी है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, तो उनकी पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी? उन्हें भी पता है कि अगर मैं बजाज फाइनेंस में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगा दूंगा तो ये सबसे बड़ी NBFC है, सेफ भी है, ग्रोथ तो मुझे दे ही रही है, तो आई मीन मेरे लिए विन विन सिचुएशन है।
तो ये रीज़न है कि स्टॉक का डिमांड इतना ज़्यादा है कि हर एक इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक के पीछे भागना चाहता है, और दैट्स वाई इसका वैल्यूएशन अगर आप यूजली देखोगे तो प्राइस टू बुक इनकी 8 और 9 के आसपास रहेगी। तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर कर सकता है? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। रैशनली अगर हम देखें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ये स्टॉक डिलीवर कर दे। अगर मेरे पास चॉइस हो कि आज अगर मुझे पूरा पैसा अपना पूरी इनकम अगर मुझे किसी बिजनेस पे लगानी है इंडिया में, तो ऑब्वियसली बिजनेस वाइज मैं बजाज फाइनेंस को ही चूज़ करूँगा। बट स्टॉक वाइज मैं बजाज फाइनेंस को चूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो पर्सनली कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। प्राइस करेक्शन मुझे चाहिए। बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग आई मीन मुझे नहीं लगता कि इसको कोई आसपास कंपटीशन भी दे सकता है आने वाले 5-10 सालों तक। ये ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी बहुत इजीली, आप देखोगे। हमने लास्ट वीडियो में जैसे HDFC बैंक का डिस्कस किया था कि HDFC बैंक का स्टॉक तब चलना शुरू हो सकता है जब बाकी बैंक खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। वो एक ऐसा टाइम आएगा जब HDFC बैंक उनसे डिफरेंस दिखेगा और उनसे अच्छा दिखेगा, तब HDFC बैंक का स्टॉक चल सकता है। बजाज फाइनेंस के केस में ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आई मीन कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज अगर आप पिछले 2-2.5 साल की इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखो तो 8,000 का इसका हाई था, और अभी रिसेंटली इसने अपना नया हाई बनाया अराउंड 81-8200 के आसपास। यानी कि 2-2.5 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं स्टॉक ने। बिजनेस वाइज ग्रो हुआ है बट स्टॉक वाइज रिटर्न्स नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे 12-13 की प्राइस टू बुक इसको मिले तब ये स्टॉक भाग सकता है, बट वो कैसे मिलेगी? जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर बजाज फाइनेंस 40-45% पे ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो एक सिनेरियो बन सकता है कि 12-13 की प्राइस टू बुक इसकी वैल्यूएशन और बढ़ जाए, लोगों को और ज़्यादा ग्रोथ दिखे। बट प्रैक्टिकली लगभग 3 लाख करोड़ की लोन बुक आप 40-45% पे ग्रो करें कंसिस्टेंटली, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि वैल्यूएशन इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आप एक बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। निफ्टी 50 में इससे बेस्ट स्टॉक इस टाइम पे कोई नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि आने वाले सालों में भी इससे बेस्ट स्टॉक आपको कोई मिलेगा, कोई बेस्ट कंपनी आपको मिलेगी ग्रोथ वाइज, स्टेबली ग्रोथ वाइज। सो बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये स्टॉक यहाँ से आपको रिटर्न वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ से डिलीवर कर पाए इस वैल्यूएशन पे। सो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस था बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के ऊपर, उनके उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल के ऊपर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।